देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कुछ दिनों पहले की बात है जब मैं सुबह लोगों को नदी के दूसरे किनारे पर छोड़कर शाम को वापस लौट रहा था। उस शाम को अंधेरा बहुत जल्दी हो गया था और ठंडी हवा भी चलना शुरू हो गई थी। मैंने नाव को झील से बाहर निकालकर एक बरगद के पेड़ से बांध दिया था। आसमान पूरा काला हो गया था और चंद्रमा ने काले बादलों की सेना को बुला लिया था और वे पूर्व से यात्रा कर रहे थे। झील बहुत ही डरावनी दिख रही थी और जैसे आप उसके अंदर बढ़ते वो एक काले रंग की चादर ओढ़ने लगती। वहीं पर मेरी नज़र नदी के किनारे एक छोटी लड़की पर पड़ी। उसके पैर पानी में डूबे हुए थे और उसके बाल एक साथ तैर रहे थे। यह उसकी पतली राख वाली एक फ्रॉक थी जो ऐसे उड़ रही थी मानो वह भागने की कोशिश कर रही हो। लेकिन सब कुछ वहां पर डरावना होते हुए भी वो बच्चे आकर्षित लग रहे थे। सुनो, मैंने कहा। नन्ही सी बच्ची ने पलक भी नहीं झपकाई। मैंने उसके बाद कई बार उसको आवाज लगाई, लेकिन पर मानो जैसे वो कुछ सुन ही नहीं पा रही हो और उसकी तरफ से कुछ जवाब नहीं आया। फिर मैंने हार मान ली और देखता रहा। उसने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुरा दी। मैं आगे बढ़ा और देखा कि पानी इतनी तेजी से ठंडा हो रहा है। मैंने पूछा, आपका घर कहाँ है और आप यहाँ क्या कर रहे हो? इतना पूछने पर भी उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस मेरी आंखों में देखा और देखते ही रहे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। मुस्कान साफ हो गई थी और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह ढल रहा हो। फिर मैंने कहा, कहाँ खो गए आप? लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं मिला। तभी मैंने उससे कहा, तूफान आ रहा है, बेहतर होगा कि तुम अब अपने घर चली जाओ। पर फिर भी वह बिल्कुल भी नहीं बोली। मैं कुछ क्षण वहीं खड़े रहा और तब तक बारिश भी शुरू हो चुकी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ जाओ। वह आसानी से मेरे साथ चली गई, जैसे कि वह मेरे साथ जाना चाहती थी और उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। घर पर मैंने उसे अपनी पत्नी से मिलवाया और हम दोनों ने उससे सवाल पूछे और पहले की तरह उसने कुछ नहीं बोला। इस बार हालांकि मेरी पत्नी के सामने उसने अपना सिर हिलाया जैसे कि वह पहले से ही उसको जानती हो। फिर हमने उसे सुला दिया और दूसरे कमरे में मैंने और मेरी पत्नी ने चर्चा की कैसे 2 साल तक शादी करने के बाद हमारे कोई बच्चे नहीं थे। हम सहमत थे कि वह भगवान की ओर से एक उपहार था। बातें करते करते हमारी आंखों से कुछ आंसू छलक पड़े और फिर हम सो गए। हम एक ही कमरे में सोते थे क्योंकि घर में ज़्यादा विकल्प नहीं थे। फिर रात में एक नरम गरम चीज़ ने मुझे एकदम से झंझोड़ दिया। एक अशांत ताज़ा स्पर्श, मानो वह मछली या सांप हो। मैं जाग गया तो मैंने देखा कि वही नन्ही सी बच्ची थी। आप बाथरूम जाना चाहते हो? पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बच्ची मुझे बाहर बरामदे में ले गई और झील की ओर देखा। वह मुझे झील में कुछ दिखाना चाहती थी। मैंने फिर उससे पूछा कि क्या वहाँ तुम जाना चाहते हो? वह वहीं खड़ी रही और थोड़ी देर के बाद उसने इशारा किया कि झील पर कुछ भी नहीं था, बस शांति और शीतलता से संपूर्ण था। तूफान समाप्त हो गया और चंद्रमा सुंदर था और आकाश भी साफ हो गया था। मैंने जंगल में नाव की ओर देखा और वापस आके सो गया। पर लड़की ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। थोड़ी देर के बाद मैंने फिर से उसका हाथ महसूस किया और इस बार यह अधिक गर्म था। मैं एकदम से जाग गया और बोला, क्या तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मगर तब भी उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बरामदे में ले गई। मैंने देखा कि जमीन ठंडी हो गई थी और हवा चल रही थी। लेकिन उसने फिर से झील की तरफ इशारा किया और मेरे चेहरे की ओर देखा। उसका चेहरा विशेष रूप से कल्पना या खुश नहीं था। यह उत्सुक था, मानो उसने एक बड़ी मछली या कुछ और देखा हो और मुझे समझने के लिए वो कह रही हो। मैंने वापस जाकर अपनी पत्नी की ओर देखा पर वो वहाँ पर नहीं थी। मुझे लगा कि वो किचन में होगी। मुझे आश्चर्य हुआ जब वो थोड़ी देर तक नहीं लौटी। मैं उसे ढूंढने के लिए घर की तलाश करने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने फिर से उसकी आवाज़ सुनी, लेकिन इस बार वह आवाज़ बरामदे के बाहर से आई थी।
मैंने बाहर आकर देखा तो नदी में जैसे तूफान आने वाला था, पर यह उतना हैरान करने वाला नहीं था जितना कि मेरी नाव अपनी जगह पर नहीं थी। वह मेरी कमाई का एक अकेला जरिया था। मैंने थोड़ी और दूर देखा तो मुझे मेरी पत्नी नाव पर बैठी हुई दिखी। वो नाव पर नदी के बीच में बैठी थी और उसकी तरफ एक पानी की बहुत बड़ी लहर आ रही थी। वो लहर बहुत ही भयावह थी। मैं बिना कुछ सोचे अपने पत्नी को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। पहली बार नदी में कूदते ही मुझे नदी की ताकत का एहसास हुआ था। मैं ना तो नदी के प्रवाह को चीर पा रहा था और ना ही उसके साथ साथ जा पा रहा था। वो मुझे किसी गेंद की तरह यहाँ से वहाँ ले जा रही थी। मैं किसी तरह अपनी नाव के करीब आ गया और मैंने अपने पत्नी को आवाज़ भी लगाई, पर वो सुन के भी अनसुना कर रही थी। मैंने नाव को जैसे ही छुआ कि तभी नदी की वो बड़ी लहर एक पहाड़ की तरह आई और मुझे जोर से धकेल दिया। इस पानी के धक्के से मैं बहुत दूर गिर पड़ा। मुझे याद है कि मेरी आंखें बंद होने से पहले मैंने पानी की एक बड़ी लहर अपने ऊपर आते हुए देखा था। मैं रेत में जागा और ऊपर देखते ही मैंने देखा कि आकाश उज्जवल था और बादल पूरी तरह से सफ़ेद थे। मैंने वहीं पर कपड़े पहने थे। मेरा शरीर रेत से ढका हुआ था, जैसे कि मैं पूरी तरह से भीगते हुए उसमें मिला हुआ हूँ। मैं भीग गया था, दरअसल मैं डूब गया था। मैं जल्दी से उठा और जंगल में अपने घर को देखा। जैसे ही मैं स्थिर हुआ तो मैंने देखा कि वो छोटी लड़की जंगल से चली आ रही है और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। फिर वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर ले गई। वह मुझे रसोई में ले गई और मेरी पत्नी वहाँ पर खाना बना रही थी। तभी उसने कहा, कहाँ चले गए थे आप? तभी मैंने कहा, क्या हुआ और हमें किसने बचाया? तभी मेरी पत्नी ने कहा, क्या हुआ है आपको? हमें कोई क्यों बचाएगा? तो मैंने कहा, तुम्हें याद नहीं है तुम नाव पर बैठी थी और मैं तुम्हें बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा था? तो मेरी पत्नी ने कहा, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? तभी मैंने कहा, तुम्हें याद नहीं? वो देखो मेरी नाव भी नदी में होगी। मैं जल्दी से बाहर गया ताकि अपनी पत्नी को नाव दिखा सकूं, पर मैं हैरान रह गया ये देख कर कि नाव अपनी जगह सही सलामत थी और उसकी रस्सी भी बिल्कुल नहीं टूटी थी। मेरी पत्नी ने कहा, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, आप कमरे में जाकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना भिजवाती हूँ। अच्छा बेटी, पापा के लिए खाना लेके जाओ। तो मैंने कहा, तुम क्या पागल हो गई हो? ये हमारी बेटी कहाँ है? इसे तो मैंने आज ही लाया था और हमारी कोई बेटी नहीं है। मेरी पत्नी ने भड़कते हुए कहा, अब ये बहुत हो गया, आप क्या क्या कह रहे हैं? ये हमारी नहीं तो किसी की तो बेटी है। तभी उस लड़की ने नरम आवाज में कहा, पापा चलिए ना यहाँ से। मैंने तैस में आके कहा, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। मेरी पत्नी ने कहा, देखो आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, आप जाके आराम कर लीजिए। मैं आगे भी कुछ कहना चाहता था, पर जैसे शब्द मेरी जुबान पे आके एकदम से रुक गए थे। मैं कुछ कह नहीं सका और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। पूरे समय मैं यही सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या ये मेरी सच में बेटी है? मैंने बाहर जाकर अपने पड़ोसियों से इसके बारे में बात करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उन्हें अपनी बेटी के बारे में बताया तो उनके चेहरे पे अजीब सी आशंका की भाव प्रकट हो गई थी। उन लोगों ने कहा, ये क्या कह रहे हो? निधि तुम्हारी ही तो बेटी है। मैंने जिन जिन से ये बात पूछी सबका एक ही जवाब था, जैसे लग रहा था कि मेरे खिलाफ कोई बड़ी सी साजिश की जा रही है या फिर कई सालों से मैं किसी झूठ में फंसा हुआ था। एक दिन बीता, अब इस चीज को मैं अपनी असलियत से मानने लगा था। मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा था, जैसे कोई मुझे वशीकरण कर रहा है। मैंने तो अब इस जगह की थोड़ी और जांच पड़ताल करने की कोशिश की और सबसे बड़ी हैरानी मुझे तब हुई जब मुझे पता चला कि इधर पर सूरज पश्चिम से उग रहा था और उत्तर में डूब रहा था। यह चीज बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरा गलत अंदाजा होगा। यहाँ पर बस इतनी ही चीज अजीब नहीं थी, यहाँ की रात भी दिन के मुकाबले बहुत लंबी होती थी, जो कि एक और आशंका की बात थी। मुझे भूख लग रही थी तो मैं किचन में गया। मैंने मेरी पत्नी को खाना बनाते हुए देखा। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मुझे दिखा कि वह सब्जी के बजाय अपनी उंगलियां काट रही है। मैंने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ा। उसने अपनी मुंडी मेरी तरफ घुमा दी और फिर जो मैंने देखा उसने तो मेरा दिल ही दहला दिया। उसकी आंखें नहीं थी, जैसे किसी ने उसकी आंखें एकदम से नोच ली हो
और उसने कराते हुए मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैं घर में डर के मारे भागा और मैं भागते हुए अपने दोस्त के घर में छुप गया। और जो वहां पर मुझे दिखाई दिया था तो उसने तो मेरा दिल और भी दहला कर रख दिया। वो सब भी वहां पर नरकंकाल बनकर बैठे थे। उनकी आंखें नहीं थी, हाथ नहीं थे और पैर भी नहीं थे। फिर मैं उस घर से जैसे तैसे निकला और भागते हुए जंगल की तरफ भागने लगा। मैंने जो पीछे मुड़कर देखा तो लगभग सारे लोग मेरे पीछे मुझे मारने के लिए दौड़ रहे थे और वो सब के सब प्रेत थे। तभी मेरे सामने वह लड़की आ गई। वह एक जगह हाथ दिखाकर इशारा कर रही थी। फिर मैं बिना सोचे समझे उस तरफ जोर से भागा और अचानक से मुझे एक झटका लगा और जैसे ही मैं किसी चीज से जोर से टकराया तो मैं दूसरी तरफ गिर पड़ा। हैरान की बात तो ये थी कि वहां पर कुछ नहीं था, तो मैं टकराया किससे? मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं कहीं से बाहर गिरा हूं। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सब कुछ मानो जैसे एक ही सेकंड में भस्म हो गया हो। मैंने जब पीछे देखा तो ना तो कोई गांव था और ना ही कोई इंसान मेरे पीछे भाग रहे थे, जैसे कि मेरा पूरा गांव एक ही बार में गायब हो गया हो। हैरान की बात तो ये थी कि मेरे सामने दूसरी तरफ मेरा घर था और मेरा गांव। जब मैं घर पहुंचा तब मेरी पत्नी भी सही सलामत घर में खाना पका रही थी। तब मुझे एक बात याद आई कि कल जब मैं एक आदमी को नदी के उस पार छोड़ने गया था तो बिना पैसे दिए ही वो वहां से चला गया। मैं उसके पीछे पैसे के लिए भागा और मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया। तब मैं वहीं पर बेहोश हो गया और उसके बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ। तभी मैं वहीं पर बेहोश हो गया था। मतलब वो नदी में मेरी पत्नी का होना। मुझे नदी में मारने की कोशिश की थी, जिसमें भी उस लड़की ने मुझे बचा लिया था। मतलब जिस जगह पर मैं गया था वह एक अलग दुनिया थी, जहां पर इस दुनिया के विपरीत दुनिया थी। और वह छोटी सी लड़की मुझे यहाँ से निकलने के रास्ते का इशारा कर रही थी और मेरी मदद कर रही थी। वह आयाम हमारी भौतिक दुनिया से छुपा हुआ था और वह आयाम कहीं और जगह पर भी हो सकता है। उस आयाम को ढूंढने का कोई रास्ता नहीं है और उसमें आने और जाने के लिए प्रेतों की इच्छा जरूरी थी। शायद आते वक्त वह जो आदमी जिसने पैसे नहीं दिए थे, शायद वो इस दुनिया का मुसाफिर नहीं था। जब मैं अपने घर पर पहुंचा तो अगले दिन से बाकी सारी चीजें एक समान हो गई। जितने दिन मैंने उस आयाम में बिताए थे वह यहाँ के लिए एक सेकंड के भी बराबर नहीं थे। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो मेरी कल्पना थी या रहस्य। ऐसी कुछ घटनाओं के बारे में मैंने भी सुना है, पर खुद के साथ घटने का अनुभव पहली बार ही हुआ था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।